वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इवैल्यूएशन के प्रोसेस, यूज होने वाले सभी टूल्स और उसमें जो भी तरीका अपनाया जाता है, कौन से प्रोसेस में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देर न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड सिस्टम। Evaluation is a comprehensive process that includes both qualitative and quantitative judgment. अगर हम इवेल्युएशन सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है, हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जजमेंट दोनों ही करते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का मतलब एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वालिटेटिव है तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मेजर नहीं करते, सिर्फ एक रेटिंग स्केल के फॉर्म में देते हैं कि अच्छा है, खराब है, एवरेज है। तो इस हिसाब से हम लोग सिर्फ क्वालिटी चेक करते हैं। उसका कोई ऐसा दायरा नहीं होता है कि इतना परसेंट आना चाहिए। इसमें मेजरमेंट हम ऐसा करते हैं जो सिर्फ क्वालिटी को चेक करता हो, क्वांटिटी नहीं होती हो। और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्या होता है कि जैसे हमने टारगेट बना दिया कि मिनिमम 60% होना चाहिए, उसके हिसाब से हम चेक कर रहे हैं। तो जहां कुछ मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव होता है, और जहां मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ एक रेटिंग देते हैं, तो उस केस में क्वालिटेटिव होती है। तो इवैल्यूएशन में क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव दोनों ही जजमेंट होते हैं। Its purpose is to gather and interpret evidence of behavioral changes in learner as they progress. इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि लर्नर में क्या प्रोग्रेस है, सीखने के बाद, लर्निंग प्रोसेस के बाद उसने क्या सीखा है, पहले से कितने चेंजेस आए हैं। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम लोग इवेलुएट करते हैं। An evaluation system is the process of collecting this evidence and judging the direction and extent of those changes. कहने का मतलब है कि इवैल्यूएशन सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चेंजेस को कलेक्ट करते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं कि किसने कितना सीखा है और साथ में किस तरह से उसकी प्रोग्रेस हुई है। जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपने अगर असेसमेंट लिया, इवैल्यूएशन लिया, तो उस केस में क्या होता है कि उस टॉपिक पे कितनी पकड़ हुई, कितनी एक्यूरेसी के साथ वो टॉपिक का कंटेंट जज किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग इवैल्यूएशन प्रोसेस में देखते हैं। Evaluation is a systematic process of measuring, assessing, and interpreting the progress of students in terms of learning outcomes. Evaluation जो है एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम मेजर करते हैं, असेस करते हैं और प्रोग्रेस, स्टूडेंट के प्रोग्रेस को इंटरप्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम। यानी इवैल्यूएशन क्या करता है, स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को मेजर करता है, इंटरप्रेट करता है और असेस करता है। इट हेल्प्स टीचर्स understand the extent of achievement of educational objective. इवैल्यूएशन टीचर को हेल्प करता है कि एक बच्चे ने कितना सीखा, उसकी कितनी अचीवमेंट रही है। इंक्लूड्स टेस्ट, ऑब्जर्वेशंस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, परफॉर्मेंस टास्क। ये कुछ भी हो सकता है, आइदर टेस्ट हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, असाइनमेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट,
परफॉर्मेंस टास्क हो सकते हैं। इवैल्यूएशन इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट एंड असेसमेंट। जो इवैल्यूएशन है वो अपने आप में कंप्लीट है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है दोनों में फर्क होता है। असेसमेंट इवैल्यूएशन का जस्ट एक पार्ट है। असेसमेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। हम अगर क्वालिटी चेक करते हैं तो असेसमेंट होता है, और अगर कितनी चेंजेस हुई है, क्या चेंजेस हुई है, इसे हम मेजरमेंट कहते हैं। तो ये असेसमेंट इवैल्यूएशन के अंदर जस्ट एक पार्ट है। अगर आपका इवैल्यूएशन ये है तो इवैल्यूएशन के अंदर ये असेसमेंट आता है। कहने का मतलब कि असेसमेंट सारा इवैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन कंप्लीट इवैल्यूएशन प्रोसेस असेसमेंट नहीं होते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इवैल्यूएशन सिस्टम। अगर इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करें तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है comprehensive. Comprehensive means it includes everything related to a student's development. यानी स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है। देन है कंटिन्यूअस। इवैल्यूएशन एक रेगुलर और ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे लर्निंग कंटिन्यूअस होती है, तो कंटिन्यूअस चीजें होगी तो उसको असेस जब हम करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। देन है कोऑपरेटिव। इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन अमंग लर्नर्स, पीयर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। इवैल्यूएशन जो है वो कोलैबोरेशन को इन्वॉल्व करता है, चाहे वो कोलैबोरेशन लर्नर, पीयर्स, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में हो। देन है इफेक्टिवनेस। कोई भी इवैल्यूएशन सिस्टम इफेक्टिव कब होगा, जब हम ये कर पाएंगे कि टीचिंग मेथड हमारा कितना इफेक्टिव है। इट हेल्प्स इवैल्यूएट हाउ इफेक्टिव द टीचिंग मेथड्स आर। अल्टीमेटली जो हम इवैल्यूएशन में करते हैं प्रोसेस, उसका एक पार्ट होता है टीचिंग मेथड। अगर आप टीचिंग मेथड को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हो तो उतनी ही अच्छी लर्निंग हो सकती है, और कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन सिस्टम में हम लर्निंग को ही असेस करते हैं। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, इवैल्यूएशन में हेल्प करता है कि हमने कितने अच्छे तरीके से टीचिंग मेथड्स को अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड। इट फोकसेस ऑन लर्नर्स प्रोग्रेस। इवैल्यूएशन कंप्लीटली लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें हम लर्नर के प्रोग्रेस को चेक करते हैं। नेक्स्ट है रिमेडियल इन नेचर। रिमेडियल इन नेचर कहने का मतलब है कि ये जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है इवैल्यूएशन सिस्टम, इसमें क्या होता है कि फर्दर इस रिजल्ट को हम रिमेडियल के लिए ऐड कर देते हैं, मतलब यूज करते हैं। रिमेडियल वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि हमें पता लग सके कि किस तरीके से स्टूडेंट की प्रोग्रेस हुई है, क्या कमी रह गई है, और फर्दर हम रिमेडियल वर्क में उसे दूर करते हैं। तो इसका मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो रिमेडियल इन नेचर है। इवैल्यूएशन सिस्टम इफेक्टिव कब होगा, जब वो कम्प्रिहेंसिव हो, कंटिन्यूअस हो, कोऑपरेटिव हो, इफेक्टिवनेस हो, लर्नर सेंटर्ड हो, रिमेडियल इन नेचर हो। तो एक अच्छे इवैल्यूएशन सिस्टम की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग। टीचिंग में इवैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला इंपॉर्टेंस है मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को मेजर करता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है। अगर हम इवैल्यूएशन नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है, क्या कमी रह गई है। तो इसलिए इवैल्यूएशन तो जरूरी है। देन आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर्स। जो लर्नर है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आइडेंटिफाई हो पाती हैं।
इवैल्यूएशन सिस्टम अगर इफेक्टिव होगा तो लर्नर की स्ट्रेंथ और वीकनेस प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई हो जाती है और जो हमें फर्दर आगे की टीचिंग में हेल्प करता है। जैसे अगर किसी लर्नर की कुछ वीकनेस है तो वीकनेस को हम एनालाइज करते हैं और फर्दर टीचिंग मेथड के लिए इस वीकनेस को हम टीचिंग मेथड में यूज करते हैं ताकि लर्नर की जो प्रोग्रेस है वो अच्छे तरीके से हो सके। मतलब इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है उसका लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। तो इसलिए स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन सिस्टम का यूज करते हैं। देन प्रोवाइड्स फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इवैल्यूएशन जो है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक देता है, इसलिए इवैल्यूएशन जरूरी है। स्टूडेंट की कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या लर्निंग गैप्स है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं और टीचर को क्या क्या स्ट्रेटजी और अपनानी चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, तो इसके लिए इवैल्यूएशन जरूरी है। देन इट हेल्प्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में भी जो है वो इवैल्यूएशन हेल्प करता है ताकि करिकुलम डेवलप करने के टाइम में हम लोग पूरी तरह से डिफाइन कर सके, इवन करिकुलम को चेंज कर सके नीड होने पर, तो उसके लिए इवैल्यूएशन जरूरी है। नेक्स्ट है एड्स इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग प्रमोशन, प्लेसमेंट एंड गाइडेंस। प्रमोशन, प्लेसमेंट और गाइडेंस में भी इवैल्यूएशन जो है वो जरूरी होता है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि प्रमोशन, प्लेसमेंट और गाइडेंस किस हद तक हो सकती है और ये इवैल्यूएशन डिसाइड करेगा। देन encourage self improvement in learners। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन लर्नर, अगर लर्नर को ये पता लग जाए कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, हमारे मार्क्स कितने कट हुए हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, लर्नर को भी मोटिवेट करेगा कि हमें इस लर्निंग गैप को कम करना है, तो हमारे जो नंबर हैं वो अच्छे आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, लर्नर में सेल्फ इम्प्रूवमेंट को इनकरेज करता है। तो ये जो रीजंस दिए गए हैं इसके वजह से इवैल्यूएशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। चाहे वो स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को मेजर करना हो, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना हो, टीचर और स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करता हो, करिकुलम इम्प्रूवमेंट में हेल्प करे, देन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, चाहे वो प्रमोशन हो, प्लेसमेंट हो या फिर गाइडेंस हो, या लर्नर के सेल्फ इम्प्रूवमेंट को इनकरेज करता हो। हर केस में इवैल्यूएशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवैल्यूएशन की, तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, पहला है फॉर्मेटिव, दूसरा है समेटिव, तीसरा है डायग्नोस्टिक और इसके अलावा और भी हैं जैसे प्लेसमेंट और कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये सभी इवैल्यूएशन के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें हम ओवरऑल लर्निंग को एनालाइज करते हैं कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब होती है तो लर्निंग के बाद आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे ने क्या सीखा और उसकी पर्टिकुलर जो है वो लिमिटेशन किस टॉपिक में रह गई है, कहाँ लर्निंग गैप है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है लेकिन इंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान
कंडक्ट किया जाता है। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक, यानी एक टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड टेस्ट लिया, तो स्टूडेंट पता लग जाता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है। तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस फीडबैक के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम टूल यूज की बात करें, तो टूल जैसे क्लासरूम टेस्ट यूज कर सकते हैं, क्विज, ओरल क्वेश्चन और असाइनमेंट हम यूज करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। जैसे एग्जांपल है वीकली टेस्ट टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। इस तरह के जो शॉर्ट टेस्ट होते हैं, चाहे वो टॉपिक का हो या चैप्टर का हो, तो इसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। नेक्स्ट समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव यानी एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, चाहे वो टर्म टेस्ट हो या फिर कंप्लीट यूनिट टेस्ट हो या फिर इंटायर कोर्स का टेस्ट हो, तो ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ये उतना फ्रीक्वेंटली नहीं लिया जाता जितना कि फॉर्मेटिव लिया जाता है, क्योंकि इसमें ओवरऑल अचीवमेंट को हम मेजर करते हैं। इसका जो पर्पस होता है ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करना होता है। जैसे मिड टर्म एग्जाम है, एंड टर्म एग्जाम है जो सीबीएसई लेती है एट द एंड ऑफ ईयर, तो ये क्या होता है? समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन में हम लोग फाइनल एग्जाम, टूल्स जो होता है, फाइनल एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम, ये सभी समेटिव इवैल्यूएशन के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक यानी डायग्नोस करना, जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती है उसको आइडेंटिफाई करना। कंडक्टेड बिफोर और ड्यूरिंग टीचिंग टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। जैसे बिफोर अगर हम कंडक्ट करते हैं, तो किसी टॉपिक के बारे में कंडक्ट करने का मेन पर्पस होता है कि बच्चा पहले से कितना जानता है और हमें कितना पढ़ाने की जरूरत है, कितना सिखाने की जरूरत है। तो उसके लिए हम शुरुआत में एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रख सकते हैं। ऐसे ही ड्यूरिंग टीचिंग भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, ताकि हम लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई कर सके कि हमने जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया है उसमें स्टूडेंट ने क्या सीखा है, उसको कितनी डिफिकल्टीज है। इसका पर्पस होता है टू डिटेक्ट कॉजेज ऑफ वीकनेस एंड सजेस्ट रिमेडियल मेजर्स। वीकनेस के कॉज को आइडेंटिफाई करता है, और जब वीकनेस को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो देन रिमेडियल मेजर्स हम सजेस्ट कर सकते हैं। यानी डायग्नोस्टिक और रिमेडियल दोनों जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। पहले हम डायग्नोस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, देन उसकी रेमेडीज हम प्रोवाइड करते हैं। यानी क्या कमी है उसको दूर करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा एफर्ट। तो एक्स्ट्रा एफर्ट जो होता है उसे हम रिमेडियल मेजर्स कहते हैं। और जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉज ऑफ वीकनेस को, लर्निंग डिफिकल्टीज को, वो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आता है। इसके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट, इंटरव्यू और एरर एनालिसिस टूल यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है अ टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टू चेक प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज यानी पहले से क्या आता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। जैसे कंपनी इंटरव्यू लेती है, प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू लेती है, तो वो क्या होता है, चेक किया जाता है कि ये पर्टिकुलर वर्क के लिए फिट है या नहीं है। ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है एडमिशन के लिए। जैसे सपोज जेई नीट या किसी अदर कोर्स का एग्जाम होता है, उस केस में ये चेक किया जाता है कि जो लर्नर है वो इस कोर्स के लायक है या फिर नहीं है। मतलब ये बिगनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन में, बिफोर बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस टाइम में कंडक्ट किया जाता है। जैसे पर्पस क्या होता है,
टू डिटरमाइन द एंट्री लेवल स्किल और नॉलेज ऑफ लर्नर। मतलब जो लर्नर की नॉलेज है वो स्टार्टिंग में क्या होनी चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए लर्नर, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कंडक्ट करते हैं। टूल की अगर हम बात करें तो क्या क्या टूल होता है, जैसे एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी जो होते हैं ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू अ कोर्स, कोई भी कोर्स करना है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है ताकि बेसिक नीड को आइडेंटिफाई कर सके और जो क्वालिफाई करता है उसका ही एडमिशन होता है। तो ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम सीसीई बोलते हैं। इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों इंटीग्रेट किया जाता है। सीसीई ने इसको इम्प्लीमेंट किया था जिसमें हम को स्कोलास्टिक और स्कोलास्टिक दोनों स्किल को इवेलुएट करते हैं। जैसे को स्कोलास्टिक में होता है स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू, जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी सारी जिसमें आती है, और स्कोलास्टिक होता है एकेडमिक। तो इसमें स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों ही इवेलुएट किए जाते हैं और फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों को ही इंटीग्रेट करता है। यानी ड्यूरिंग टीचिंग भी सीसी कंडक्ट किया जाता है और एट द एंड ऑफ ईयर, एट द मिड टर्म, तो हर एक कंडीशन में सीसीई को हम कंडक्ट करते हैं। सीबीएसई ने लगभग 6-7 साल तक चलाई थी, लगभग 2013 में फर्स्ट टाइम, 2011 में आया था फर्स्ट टाइम क्लास 10th में, जिसमें 9th और 10th के मार्कशीट भी कंबाइन होते थे। उसके बाद लगभग ये 6-7 साल तक चला है। उसके बाद डायरेक्टली सीसीई को तो बंद कर दिया गया, लेकिन क्या है उसके कंसेप्ट तो हर जगह यूज किए जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों को कंबाइन किया जाता है और इसमें स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों ही एरिया को फोकस करते हैं। ये हमने डिफरेंट काइंड ऑफ इवैल्यूएशन पढ़े। अब एक बार इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कंपैरिजन करते हैं, पहला फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का क्या पर्पस है, क्या टूल यूज करते हैं, कब कंडक्ट किया जाता है और एग्जाम्पल। हालांकि ये चीज हमने पहले भी टॉपिक में पढ़ा अभी रिसेंटली, लेकिन फिर भी एक बार कंपैरिजन के आधार पर देखते हैं। जैसे फॉर्मेटिव है तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पर्पस क्या है, टू मॉनिटर एंड प्रोग्रेस, टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड गिव फीडबैक। मेन टूल जो यूज होता है वो है क्विज, असाइनमेंट और क्लास टेस्ट। एग्जाम्पल जैसे आफ्टर अ क्विज, वीकली क्विज आफ्टर अ चैप्टर। तो ये फॉर्मेटिव है। देन समेटिव, समेटिव कब होता है, एट द एंड ऑफ टर्म कोर्स यूनिट। पर्पस क्या है, टू मेजर ओवरऑल अचीवमेंट। अगर हम मेन टूल की बात करें तो जैसे फाइनल एग्जाम, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम, तो ये समेटिव इवैल्यूएशन है। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसको हम कंडक्ट करते हैं बिफोर और ड्यूरिंग टीचिंग। पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड वीकनेस। लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट और एरर एनालिसिस टूल यूज होता है। एग्जांपल प्री टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक, यानी लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई किया और उस तरीके से पढ़ाया। नेक्स्ट है प्लेसमेंट, जो कि बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिंस, यानी जब इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, कोई पर्टिकुलर कोर्स स्टार्ट करना है तो उससे पहले
कंडक्ट किया जाता है इस टेस्ट को। पर्पस क्या है? टू असेस एंट्री लेवल नॉलेज, प्लेस स्टूडेंट्स प्रॉपरली। यानी एंट्री लेवल नॉलेज को चेक करके और स्टूडेंट की प्रॉपर प्लेसमेंट हो सके, तो उसके लिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हैं। मेन जो टूल है वो है एंट्रेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट, एग्जाम्पल जैसे एडमिशन टेस्ट। तो ये जो है, ये टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के अंतर्गत प्लेसमेंट टेस्ट था। नेक्स्ट है सीसीई, यानी कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि थ्रू आउट द ईयर चलता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसमें स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरिया दोनों ही कंबाइंड होते हैं। अगर हम पर्पस की बात करें तो बोथ एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एरिया, एकेडमिक हमारा होता है स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक होता है नॉन एकेडमिक एरिया, जैसे स्पोर्ट्स गेम्स, म्यूजिक, पेंटिंग या मोरल वैल्यू आपकी। तो ये सब भी असेस की जाती है। मेन टूल की अगर हम बात करें तो मेन टूल होता है प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, और एग्जाम्पल है सीबीएसई का सीसीई सिस्टम। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अगर एलिमेंट्स की बात करें तो 3 कोर एलिमेंट्स यूज होते हैं। पहला है इंटरवेंशन लॉजिक, द फाउंडेशन ऑफ द इवैल्यूएशन, लिंकिंग ऑब्जेक्टिव टू द प्रॉब्लम दे एड्रेस। यानी इंटरवेंशन लॉजिक जो होता है इवैल्यूएशन का फाउंडेशन होता है, और जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है इवैल्यूएशन के वो लिंक किए जाते हैं। देन है इवैल्यूएशन क्वेश्चन, मतलब इवैल्यूएशन का लॉजिक हमने देख लिया कि क्यों हम इवैल्यूएट करते हैं, क्या फाउंडेशन है, ऑब्जेक्टिव कैसे लिंक होंगे, तो वो प्रोसेस है। देन इवैल्यूएशन क्वेश्चन, दिस डिफाइन द फोकस ऑफ द इवैल्यूएशन एंड हेल्प मेजर प्रोग्रेस, इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस। इवैल्यूएशन क्वेश्चन जो होता है उसका फोकस मेनली जो होता है वो इवैल्यूएशन प्रोसेस पे होता है, और इसका मेन जो है प्रोग्रेस, इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस को मेजर करना। देन है इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी ऐसे टूल जो कि हम अचीवमेंट को मेजर करते हैं। टूल्स यूज टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने इवैल्यूएशन किया और इवैल्यूएशन के बाद क्या अचीवमेंट है, क्या उसकी रेटिंग रही है, उसको इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर यूज करते। दे आर क्वांटिटेटिव एंड सिंप्लीफाई अ फेनोमेना। नेक्स्ट है असेसमेंट इन एजुकेशन, टाइप्स एंड कंपैरिजन। कई बार आपने कुछ टर्म देखा होगा असेसमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो इसमें जो होता है ना, एक एक वर्ड का ही सिर्फ अंतर होता है, लेकिन इसकी मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक बार हम लोग असेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। असेसमेंट जो है वो इवैल्यूएशन का जस्ट एक पार्ट होता है, यानी इवैल्यूएशन में असेसमेंट जो है वो पार्ट है। असेसमेंट कंप्लीट, सभी असेसमेंट इवैल्यूएशन हो सकते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन ब्रॉड टर्म है और असेसमेंट इवैल्यूएशन का पार्ट है। पहला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है इंटायर ओवरऑल लर्निंग जो है उसको असेस करना। पर्पस टू मेजर व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न एट द एंड ऑफ यूनिट और कोर्स, यानी जो सीखा है उसकी असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट का जो नेचर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का समेटिव नेचर है। जो फोकस है वो होता है अचीवमेंट, ग्रेड और सर्टिफिकेशन पर। यानी मिड टर्म, एंड टर्म में जो एग्जाम होता है यूनिट और कोर्स के लास्ट में, तो
उसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। टीचर का जो रोल होता है वो इवेलुएटर और जज के रूप में होता है। स्टूडेंट को हम रिजल्ट देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो ये फाइनल एग्जाम, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और बोर्ड एग्जाम होते हैं वो होते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इससे आप याद रख सकते हो, जो समेटिव है, जो इंटायर जजमेंट करता है, उसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर और यहाँ फॉर्मेटिव। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है समेटिव असेसमेंट के लिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव टेस्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसका जो मेन पर्पस है वो है टू सपोर्ट एंड गाइड लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। यानी लर्निंग प्रोसेस के दौरान सपोर्ट करना और गाइड करना। सपोर्ट और गाइड किस लिए? ताकि लर्निंग प्रोग्रेस को चेक किया जा सके और अगर कुछ कमी है तो इम्प्रूव किया जा सके। फोकस होता है ऑन इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। टीचर का जो रोल है वो है गाइड और कोच की तरह, जो कि फीडबैक प्रोवाइड करता हो। समेटिव में क्या है? जज की तरह काम करता है। जैसे जज की तरह काम कर रहा है, आपने देखा कि इवेलुएटर के रूप में। यहाँ पर ऐसा कुछ फीडबैक नहीं देता, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरे साल कंप्लीट होने के बाद असेस करते हैं। और असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या है, टीचर गाइड और कोच की तरह वर्क करता है, जो कि कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोवाइड करता है, ताकि जो लर्नर है वो फीडबैक के आधार पर अपने आप को इम्प्रूव कर सके। देन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे क्लास टेस्ट, क्विज, ओरल क्वेश्चन, पीयर फीडबैक, तो ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का पर्पस होता है सेल्फ असेसमेंट एंड रेगुलेट देयर ऑन लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग यानी स्टूडेंट अपनी असेसमेंट खुद करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि इंटायर कोर्स के दौरान चलता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी ये एंड ऑफ द ईयर चलता है। असेसमेंट एज लर्निंग का मेन पर्पस होता है टू मेक लर्नर सेल्फ असेस एंड रेगुलेट देयर ओन लर्निंग। यानी स्टूडेंट की जो खुद की लर्निंग है वो रेगुलेट होती है। सेल्फ असेसमेंट इसका पर्पस है। अगर नेचर की बात करें तो मेटा कॉग्निटिव होता है, यानी लर्निंग अबाउट लर्निंग। लर्निंग कितनी हुई है ये बताता है। फोकस है ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिफ्लेक्शन, यानी स्टूडेंट की मॉनिटरिंग होती है और उसके आधार पर स्टूडेंट अगेन रिफ्लेक्ट करता है, सीखता है कि हमें सीखने में क्या कमी हुई है और कितना हमें सीखना चाहिए। रोल ऑफ टीचर होता है फैसिलिटेटर और मेंटर की तरह, जो कि बीच बीच में गाइड करते रहते हैं, फैसिलिटेट करते। स्टूडेंट हर काम करता है, टीचर का काम है जहां पर नीड है वहां पर हेल्प करना, गाइड करना। रोल ऑफ स्टूडेंट होता है सेल्फ असेसर और रिफ्लेक्टिव लर्नर का। एग्जाम्पल जैसे है सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट, कि हमने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। लर्निंग जर्नल, पीयर रिव्यू, ये असेसमेंट एज लर्निंग है। अब एक बार हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग का। मीनिंग की अगर हम बात करें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है मेजर व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न, यानी स्टूडेंट की क्या लर्निंग हुई है एंड ऑफ लर्निंग में, पूरे साल के दौरान क्या सीखा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसको चेक करने के लिए। और असेसमेंट एज लर्निंग होता है सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए और लर्निंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए। पर्पस है सर्टिफिकेशन, ग्रेडिंग और रैंकिंग।
असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या पर्पस होता है? टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। देन असेसमेंट एज लर्निंग का मेन पर्पस है डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का नेचर होता है समेटिव, क्योंकि इंटायर कोर्स के बाद इवैल्यूएशन किया जाता है। फॉर्मेटिव यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर से फॉर्मेटिव। असेसमेंट एज लर्निंग मेटा कॉग्निटिव यानी सेल्फ असेसमेंट होता है, लर्निंग ऑफ लर्निंग। जो इसकी टाइमिंग होती है वो होता है एंड ऑफ यूनिट, सेमेस्टर और कोर्स। असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है, कंटिन्यूअस होती है, ड्यूरिंग लर्निंग होती है। और असेसमेंट एज लर्निंग भी कंटिन्यूअस होता है और हमेशा लर्निंग के साथ एम्बेडेड होता है, क्योंकि स्टूडेंट हर टॉपिक के साथ देखता है कि हमने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। जो फोकस है वो है प्रोडक्ट और आउटकम ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के आउटकम को चेक करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग प्रोसेस, प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग को चेक करता है कि कितना सीखा और क्या नहीं सीखा है, क्या लर्निंग गैप है। असेसमेंट एज लर्निंग होता है सेल्फ रेगुलेशन एंड रिफ्लेक्शन। टीचर का रोल है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इवेलुएटर और जज के रूप में, असेसमेंट फॉर लर्निंग में फैसिलिटेटर और कोच के रूप में, और असेसमेंट एज लर्निंग में मेंटर और गाइड के रूप में। स्टूडेंट का अगर हम रोल देखें तो स्टूडेंट का जो रोल है वो है पैसिव रिसिपेंट है। स्टूडेंट एक्टिव होता है फॉर्मेटिव में भी और सेल्फ असेसर, जहां पर असेसमेंट एज लर्निंग होते हैं तो उसमें स्टूडेंट ही सुपीरियर होता है, स्टूडेंट ही मेन फोकस होता है। तो इसमें सेल्फ असेसर और रिफ्लेक्टिव थिंकर की तरह काम करता है। देन फीडबैक की बात अगर हम करें तो लर्निंग ओवर होने के बाद फीडबैक दी जाती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है? ऑनगोइंग होता है, करेक्टिव होता है और कंस्ट्रक्टिव होता है। देन असेसमेंट एज लर्निंग होता है, इसमें फीडबैक सेल्फ जनरेटेड एंड पीयर फीडबैक होते हैं सपोर्टेड बाय टीचर। इसमें स्टूडेंट का सेल्फ जनरेटेड फीडबैक होता है, पीयर फीडबैक होता है और टीचर के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्विज, क्लास टेस्ट, ओरल क्वेश्चन और पीयर फीडबैक। असेसमेंट एज लर्निंग है लर्निंग जर्नल्स, सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट, पीयर रिव्यू। इफेक्ट ऑन लर्निंग, फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी यानी कितना सीखा है। सिर्फ जस्ट एक मार्क्स लास्ट में आता है, पूरे साल क्या पढ़ा, क्या लर्निंग हुई, उस पे फोकस रहता है। देन जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका मेन फोकस होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। और असेसमेंट एज लर्निंग है, ये प्रमोट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और ऑटोनॉमी को। एजुकेशन में जो यूज किया जाता है वो किस तरीके से यूज होता है? तो जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो रिपोर्टिंग अचीवमेंट के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर रिपोर्टिंग अचीवमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिपोर्टिंग अचीवमेंट के रूप में, असेसमेंट फॉर लर्निंग यूज्ड फॉर गाइडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी टीचर को भी गाइड करता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो कौन से टीचिंग मेथड अप्लाई करने से स्टूडेंट के अंदर प्रोग्रेस होगा, और स्टूडेंट को भी हेल्प करता है। देन यूज फॉर डेवलपिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, ये असेसमेंट एज लर्निंग में होता है। तो अगर हम तीनों तरह की बात करें, असेसमेंट एज लर्निंग का, असेसमेंट फॉर लर्निंग का और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का,
तीनों का अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस है। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कई बार सिचुएशन दिया जाता है और बता पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कैटेगरी है, असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल पता होगा तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और जितने भी हमने फैक्ट देखे हैं, ये सभी फैक्ट प्रैक्टिकल वे में आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो इसीलिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को समराइज किया हुआ है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। समेटिव की अगर हम बात करें तो एंड ऑफ ईयर होता है, स्टेट असेसमेंट होता है, अलाइन टू कंटेंट एरिया स्टेट स्टैंडर्ड, मेजरमेंट, मेजर ड्यूरिंग एवाईपी, देन कंपोनेंट ऑफ टीचर जो होते हैं वो होते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड इवेल्युएशन के लिए। देन इंटरिम असेसमेंट, जिसको हम असेसमेंट एज लर्निंग कह रहे हैं, जो बच्चा जैसे करता है, बीच में भी हम आइडेंटिफाई जैसे करते हैं। 6 to 8 वीक असेसमेंट होते हैं। कहने का मतलब फॉर्मेटिव डेली असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर गैप होगा तो वो इंटरिम असेसमेंट में आता है, और ईयर एंड में अगर होगा तो समेटिव असेसमेंट में होगा। इस असेसमेंट में 6 to 8 वीक असेसमेंट होता है। स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट जैसे है आइडेंटिफाई गैप्स इन स्टूडेंट लर्निंग, प्रेडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन स्टेटस, डेटा यूज्ड एज क्लासरूम लेवल, ड्राइव डिस्ट्रिक्ट लेवल डिसीजन। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट डेली असेसमेंट होता है, लिंक टू लर्निंग एक्सपीरियंस, देन असेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी ऑफ स्किल। यानी स्टूडेंट का जो असेसमेंट होता है ये चेक करने के लिए कि उसने क्या सीखा है और उसकी मास्टरी हुई है या नहीं। जो डेटा है वो इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो एक तो हमने तरीका देखा था, डिफरेंट काइंड ऑफ इवैल्यूएशन शुरू में पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग अप्रोच है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के अंतर्गत डिफरेंट कैटेगरी है। इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में आता है, तो इसमें भी हम लोग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देखते हैं। जैसे 3 मेन अप्रोच है। पहला है नेचर ऑफ रेफरेंस अप्रोच। नेचर ऑफ प्रेफरेंस अप्रोच में एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, एक होता है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। क्राइटेरियन यानी क्या है? मेजर्स द learner's performance against a predefined standard or criterion, not against other students' performance. An example is teacher made test. जैसे क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं नॉर्म्स और क्राइटेरियन रेफरेंस। एक आप टीईटी का एग्जाम दे रहे हो, सीटेट जैसे है, 90 क्वेश्चन अनरिजर्व को लाने हैं। मतलब क्या है, 60% का क्राइटेरिया फिक्स है कि 60% का जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा, चाहे दूसरे स्टूडेंट लाए या ना लाए। मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में कंपैरिजन दूसरों से नहीं हो रहा है, आपको अपना खुद का मार्क्स उतना लाना होगा तो जाकर के आप पास होगे। तो ये क्या है, एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। दूसरा है कि जब रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है तो उस टाइम पर सारा खेल कट ऑफ का है। मतलब अगर हाईएस्ट मार्क्स कम गए हैं तो आपको कम नंबर लाने के बाद भी सिलेक्शन लिस्ट में आप आ सकते हो। और अगर इजी क्वेश्चन रहा हो, हाई कट ऑफ गया हो, तो आप चाहे 90% क्यों ना ले आओ। अगर कोई 92% लाने वाला है और एक सीट है तो 92% वाले सिलेक्शन में आएंगे, बशर्ते सारे कैटेगरीज वगैरह सब फुलफिल कर ले। उसमें क्या होता है
जो कंपैरिजन होती है वो दूसरों से होती है। जब अदर से कंपैरिजन होगा और कट ऑफ की बात आएगी, तो कट ऑफ वाला जो सिस्टम होता है वो होता है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट में। नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, जो लर्नर की परफॉर्मेंस है वो अदर स्टूडेंट से कंपेयर किया जाता है। और जहां कट ऑफ का सिस्टम है वो है नॉर्म्स रेफरेंस इवैल्यूएशन, ताकि जो आपकी रैंक है वो डिटरमाइन की जा रही है अदर स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। और इसमें रैंक होता है, रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है। तो जहां पर रैंक होगा वो होगा नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, और कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन होगी। जहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स होगा कि आपको मिनिमम इतने परसेंट लाने हैं और तब आप क्वालिफाई होंगे, तो वो होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जहां पर अदर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से आपका कंपैरिजन नहीं होता, खुद का जो परफॉर्मेंस हो वो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। क्राइटेरियन रेफरेंस में है लर्नर की जो परफॉर्मेंस है वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया के आधार पर होती है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता है। और नॉर्म्स रेफरेंस में क्या होता है कि नॉन ग्रुप के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक सेम एग्जाम के लिए आप फॉर्म भरते हो, तो उसमें जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं सबका कंपैरिजन होता है और उसके हिसाब से रैंक डिटरमाइन किया जाता और फर्दर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल फाइनल एग्जाम है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, जो रैंक होल्डर होते हैं वो सिमिलर ग्रुप के आधार पर निकाला जाता है। नेक्स्ट है स्कूल प्रैक्टिसेस अप्रोच। स्कूल प्रैक्टिसेस अप्रोच में है, एक तो है इंटरनल इवैल्यूएशन, एक होता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन जो है वो क्लास टीचर के द्वारा, स्कूल अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई helping to identify student difficulty and provide remedial support। यानी स्कूल में जो इवैल्यूएशन होता है, कहने का मतलब जो फॉर्मेटिव होती है, जो इंटरनल होते हैं, वो आपकी लर्निंग डिफिकल्टी को असेस किया करने के लिए किया जाता है। जो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है वो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, जिसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं होते और एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं वो टीचर इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है। और इंटरनल होता है जो आपके स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हो रही है। जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो असेसमेंट ले रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट की डिफिकल्टी आइडेंटिफाई हो सके और रिमीडियल सपोर्ट मिल सके। तो ये है स्कूल प्रैक्टिसेस अप्रोच के आधार पर। नेक्स्ट है टाइप्स एंड फंक्शन अप्रोच। टाइप्स एंड फंक्शन अप्रोच के आधार पर जो डिवीजन है वो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक और समेटिव इवैल्यूएशन। हमने ये सारे टर्म ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है वो किसी भी कोर्स के स्टार्टिंग में होता है। जैसे कोर्स के स्टार्टिंग में होता है किस पर्पस से, तो प्रायर नॉलेज और एंट्री बिहेवियर चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम लाइक जेई, नीट या अदर एग्जाम होते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो काम होता है वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होता है, स्टूडेंट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए और रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। और ये फीडबैक जो है वो स्टूडेंट एंड टीचर दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल जैसे है यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक स्पेसिफिक टाइप है, जिसमें स्टूडेंट की जो लर्निंग गैप है उसका मेन कॉज हम ढूंढते हैं। और
लर्निंग गैप का जो कॉज है वो ढूंढने के बाद रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, यानी रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो लर्निंग गैप्स है, लर्निंग डिफिकल्टीज है, वो इम्प्रूव हो सके। देन है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो ईयर एंड में कंडक्ट किया जाता है, conducted at the end of a course to determine the extent to which instructional objectives have been met। यानी जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो कितने पूरे हुए हैं इंटायर कोर्स के दौरान, इंटायर ईयर के दौरान, उसको असेस करने के लिए समेटिव इवैल्यूएशन होता है। इट इज यूज्ड फॉर असाइनिंग फाइनल ग्रेड और सर्टिफाइंग मास्टरी। जैसे सर्टिफिकेट एग्जाम होते हैं, फाइनल ग्रेड्स होते हैं, ईयर एंड एग्जाम होते हैं, ये समेटिव इवैल्यूएशन में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या क्या इनोवेशंस हैं, क्या क्या टूल यूज किया जा रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। पहला टूल है यहाँ पर कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप एक विजुअल टूल है जो कि डिफरेंट आइडियाज को डायग्राम के थ्रू दिखाता है। कंसेप्ट मैप एक विजुअल टूल है जिसमें हम आइडियाज को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कंसेप्ट एंड रिलेशनशिप। जो कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट ओवल या बॉक्स में होता है जैसे ये आप देख रहे हैं, और जो एरो होता है, एरो रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तो ये कंसेप्ट मैप है। इट हेल्प्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइज देयर थॉट, रिमेंबर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है, मेनली कंसेप्ट मैप में जो भी कंटेंट है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कंसेप्ट मैप, जैसे आपने माइंड मैप का नाम सुना है कि इंटायर जो चैप्टर है उसको एक पेज में माइंड मैप के फॉर्म में बनाया जाता है कि पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसी तरह से होता है कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप में सर्कल और बॉक्स यूज किया जाता है और उसकी रिलेशनशिप यूज किया जाती है की जाती है। जैसे कंसेप्ट मैप भी जो है वो माइंड मैप की तरह ही है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ओवल शेप में जो है कंसेप्ट लिखे गए हैं। कंसेप्ट मैप है, ये डिफरेंट कंसेप्ट हैं और इसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका एक ऑप्शन है कंसेप्ट मैप। देन है ई पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो क्या होता है, जो स्टूडेंट है उनके जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है उसकी डिटेल रखने के लिए पोर्टफोलियो यूज किया जाता है। मतलब जो पोर्टफोलियो है उसका मतलब क्या है, बच्चों का जो क्रमिक प्रगति है, मतलब प्रोग्रेस जो है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है, उसका ब्यौरा पोर्टफोलियो में होता है। जैसे स्टूडेंट ने क्या सीखा है, उसने क्या एफर्ट लगाए हैं, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है, ओवर टाइम उसके अचीवमेंट क्या रहे हैं, वो पोर्टफोलियो होता है। और इसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से, इलेक्ट्रॉनिकली अगर कलेक्ट करते हैं तो उसे हम ई पोर्टफोलियो बोलते हैं। एन ई पोर्टफोलियो इज एन इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट शोज देयर एफर्ट, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ओवर टाइम। यानी स्टूडेंट की पूरी डिटेल पोर्टफोलियो में होती है और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन करके रखते हैं, इसलिए इसका नाम ई पोर्टफोलियो दिया गया है। ऑफलाइन फॉर्म में भी इसे रखा जाता था, तो ऑफलाइन फॉर्म में जब रखा जाता था तो उसे हम पोर्टफोलियो कहते थे, डिजिटल फॉर्म में ई पोर्टफोलियो। सिर्फ ई का फर्क है यहाँ पर। इट कैन इंक्लूड टेक्स्ट, वीडियोस, ग्राफिक्स एंड इनकरेज पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ई पोर्टफोलियो जो है वो टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकता है, टेक्स्ट,
वीडियो, ग्राफिक और पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज को इंकरेज करता है। जैसे यहाँ पर ई पोर्टफोलियो के बारे में दिया गया है कि एक स्टूडेंट के बारे में हमने उसके डेटा को ऑर्गेनाइज किया, एडिट किया, फीडबैक दिया, पब्लिश करने के लिए आर्काइव, क्रिएट, सोशलाइज और रिफ्लेक्ट। तो ये स्टूडेंट के बारे में हमने पूरी डिटेल रखी है और ये स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का ई पोर्टफोलियो है। पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, रिफ्लेक्शन एज वेल एज करियर प्लानिंग एंड बिल्डिंग अ सीवी। पर्पस जो होता है वो होता है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को प्रमोट करना और करियर प्लानिंग सीवी बिल्ड करना। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट क्या होता है? इट हेल्प स्टूडेंट विथ सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ रेगुलेशन, encourages them to make choices and promote communication with teachers and parents। जैसे बच्चे अपने बारे में ये सारी चीजें जब रखेंगे तो इनको क्या है कि अपनी करियर की प्लानिंग हो, सीवी को बनाने में और साथ साथ सेल्फ इवैल्यूएशन करने में काफी हेल्प करता है। इसके आधार पर हर टीचर और पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्या है कि अगर अपनी प्रोग्रेस अपने बारे में डिटेल कहीं पर ना हो तो उससे क्या है कि जब नीड होती है तो उस टाइम पर हमें कोई डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है और अगर मेंटेन रहेगा तो डेटा टाइमली मिल जाएगा। नेक्स्ट है पॉडकास्ट एंड ब्लॉग। पॉडकास्ट और ब्लॉग ये क्या होते हैं? पॉडकास्ट जो है वो डाउनलोडेबल ऑडियो और वीडियो मीडिया फाइल होती है जिसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम में यूज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रेगुलरली अपडेटेड एपिसोड्स। अगर हम ब्लॉग्स की बात करें तो ब्लॉग होता है वीडियो ब्लॉग, अ टाइप ऑफ ब्लॉग वेयर मोस्ट और ऑल कंटेंट इज इन वीडियो फॉर्मेट। जो कंटेंट होगी वो वीडियो के फॉर्मेट में होगी, यहाँ पर टेक्स्ट जैसा नहीं होता। मेनली जो होता है वीडियो ब्लॉग जो होंगे उसमें वीडियो के फॉर्म में सारी कंटेंट होती है। इट इज हाईली डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। ब्लॉग डायनेमिक और इंटरेक्टिव होते हैं। इसका जो एजुकेशनल यूज है, बोथ आर यूज्ड फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स, क्रिएटिंग स्टडी एड्स एंड अलाउइंग स्टूडेंट टू प्रेजेंट देयर वर्क which help them to control learning pace and encourage more with the material। पॉडकास्ट और ब्लॉग दोनों का जो यूज होता है एजुकेशनल पर्पस से यूज होता है, चाहे वो लेक्चर डिलीवर करना हो, स्टडी एड के रूप में यूज करना हो, स्टूडेंट को पर्सनली कुछ चीज रिप्रेजेंट करना हो, उसके लिए पॉडकास्ट और ब्लॉग यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है टॉक शो परफॉर्मेंस। टॉक शो परफॉर्मेंस जो होता है वो एक इनोवेटिव और ऑथेंटिक अप्रोच है rather than traditional classroom presentation। This is an innovative, authentic alternative to traditional in class representation, यानी class presentation। Student research a topic and perform in a talk show format with a student host, guest, specialist to discuss the material and answer question। टॉक शो परफॉर्मेंस में जैसे क्या है कि स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना कंटेंट तैयार करते हैं और उसको टॉक शो फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं, यानी दिखाते हैं और बात करते हैं, मतलब डिस्कशन करते हैं और अपने कंटेंट को दिखाते हैं। तो ये टॉक शो होता है। इसमें स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट के साथ जो गेस्ट है या स्पेशलिस्ट है सबके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, अपने कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये टॉक शो परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है द मिनट पेपर। द मिनट पेपर का मतलब होता है अ क्विक सिंपल क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक used at the end of class to get immediate feedback।
on what student found important and what question they still have. जैसे क्या है, जब मिनट पेपर है, मेनली 1 मिनट पेपर होता है, इसमें क्या है, ये एक सिंपल क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक है जो कि हर एक क्लास के लास्ट में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे स्टूडेंट की इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है। स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट क्या लगा और क्या क्वेश्चन उसके माइंड में है। मतलब 1 मिनट पेपर में आप किसी को मौका दे देते हो, किसी स्टूडेंट को, कि आप बताओ, शॉर्ट में बताना होता है कि आपने क्या सीखा, क्या आपको इम्पोर्टेंट लगा और आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे टीचर की तरफ से भी हम जो लास्ट में रिकैप करते हैं, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 1 मिनट पेपर टूल यूज किया जाता है। पर्पस इसका है टू क्विकली डायग्नोस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड अलाउ द टीचर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट और प्रोवाइड रिमीडिएशन। इसका मेन पर्पस होता है क्विकली डायग्नोस करना कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, ताकि टीचर जो है वो अपने टीचिंग मेथड में या फिर इम्प्रूवमेंट ला सके या फिर रिमीडिएशन प्रोवाइड कर सके। जो बेनिफिट है, बेनिफिट यही है कि टाइमली और मैनेजेबल फीडबैक दिया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं होती है और स्टूडेंट क्या सीखा है, टीचर ने जो भी इनपुट दिया उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा, ये सब चीजों के बारे में पता लग जाता है। नेक्स्ट है एआई। एआई के बारे में अगर हम देखें तो आजकल कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर एआई यूज ना हो रहा हो। आप सबने चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट, क्लॉडे, बहुत सा एआई टूल है जिसके बारे में आपने, मेटा एआई जो आप व्हाट्सएप वगैरह में यूज कर रहे हो, तो सारे चीज जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। एआई जो है वो एक ऐसी एबिलिटी है कंप्यूटर सिस्टम की जिसके थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। यानी पहले जो हम कहते थे कि कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है, तो इसमें क्या है, एआई एक ऐसा टूल है, इस तरह से इंटीग्रेट किया गया है, कंप्यूटर सिस्टम को एबल बनाया गया है जिससे कि कंप्यूटर ह्यूमन की तरह सोच करके और कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सके। It can be used to personalize education by adapting to individual learning style, automate administrative tasks for teachers, and make education more accessible and inclusive through remote learning platform. एआई का यूज करके जो है हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, टूल्स का यूज कर सकते हैं और एजुकेशन को ज्यादा इंटरेक्टिव और इंक्लूसिव बना सकते हैं। AI is also used for remote proctoring and automated evaluation of an answer sheet। जैसे क्या है, स्टूडेंट को भी एआई हेल्प करता है, कई बार डिफिकल्टीज होती है तो स्टूडेंट एआई की हेल्प लेते हैं। ऐसे ही टीचर्स को कोई कंटेंट बनाना हो, स्टडी मटेरियल बनाने हो, टेस्ट प्रिपेयर करने हो, तो उसमें एआई की हेल्प मिल जाती है। वो अलग बात है कि एआई 100% कंप्लीट नहीं होता, तो उस केस में क्या है, टीचर जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे या स्टूडेंट जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएगा तब तक 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। तो उसके लिए और साथ ही साथ जैसे ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन के लिए एआई का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या है, रेटिंग स्केल की तरह ही होता है। जैसे रेटिंग स्केल में क्या है कि हम किसी चीज को क्या सीखा है, जैसे किसी स्टूडेंट के बारे में हमने पूछ लिया कि उसने क्या सीखा है, तो उसके आधार पर जो उसकी लर्निंग है, लर्निंग के आधार पर हम कुछ रेटिंग स्केल दे देते हैं
कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, क्या प्रोग्रेस है, क्या कमी है, तो उसकी रेटिंग कर दी। ऐसे ही क्या है, असेसमेंट रूब्रिक्स होते हैं। रूब्रिक क्या है, एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है जो कि स्टूडेंट के वर्क को असेस करने के लिए यूज किया जाता है, प्रोवाइडिंग अ मोर डिटेल इवैल्यूएशन रेदर देन अ सिंगल ग्रेड। मतलब इस रूब्रिक्स में क्या होता है, एक सिंगल ग्रेड नहीं देते, बल्कि उसकी पूरी डिटेल्ड इवैल्यूएशन देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट का स्कोर है, यहाँ दिखाया गया है कि स्टूडेंट का स्कोर है, और स्टूडेंट का स्कोर फ्लुएंसी पे 1 2 और 3 की रेटिंग है, डिकोडिंग पे 1 2 और 3 की रेटिंग है, कंप्रीहेंशन पे 1 2 3 की रेटिंग है। अब इसमें जैसे क्या है, किसी की फ्लुएंसी पे मान लो कि 3 यहाँ पर स्कोर इसको मिल गए, डिकोडिंग पे स्कोर 2 मिला, और कंप्रीहेंशन पे अगेन यहाँ पर 3 मिले, तो टोटल स्कोर इसका जो है वो टोटल स्कोर 8 है। तो इस तरीके से हम ओवरऑल भी बता सकते हैं, जो रूब्रिक्स है उसके आधार पर ओवरऑल स्कोर भी हम बता सकते हैं, और कहाँ पर कमी हुई वो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। तो ये है रूब्रिक्स की इम्पोर्टेंस। इस तरीके से रूब्रिक्स जो होते हैं वो डिजाइन किए हुए होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट को देखते हैं कि स्टूडेंट जो है उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, और उसके आधार पर हम ग्रेडिंग करते हैं, और फाइनल जो होता है वो स्कोर दिया जाता है। रूब्रिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया है जो स्टूडेंट के वर्क को असेस करने के लिए यूज किया जाता। इसमें डिटेल फीडबैक दिया जाता है रेदर देन सिंगल ग्रेड। फीचर्स की अगर हम बात करें तो रूब्रिक इंक्लूड अ टास्क डिस्क्रिप्शन, a scoring scale, specific criteria and performance description for each level of mastery। जैसे हमने यहाँ पर each level of mastery में देखा, सपोज यहाँ फ्लुएंसी है तो इसका स्कोरिंग स्केल है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया जैसे है कि जैसे 3 है तो 3 हम किस आधार पर देंगे, और उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से क्या है, हर एक स्कोरिंग स्केल के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी जाती है रूब्रिक्स में। देन पर्पस क्या होता है, दे इंक्रीज ऑब्जेक्टिविटी, रिड्यूस ग्रेडिंग टाइम, प्रोवाइड क्लियर टाइमली फीडबैक टू स्टूडेंट। इसकी हेल्प से क्या होता है, स्टूडेंट को टाइमली फीडबैक मिल जाते हैं, ग्रेडिंग टाइम रिड्यूस होता है, प्रोवाइड क्लियर फीडबैक। दे हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन एंड फोकस देयर एफर्ट्स ऑन मीटिंग देम। अब जैसे क्या है, इसमें यहाँ लिखा भी गया है कि किस आधार पर हम स्टूडेंट को 3 पॉइंट दे सकते हैं इस पर्टिकुलर स्किल के लिए, 2 कब देते हैं, 1 कब देते हैं। तो मतलब इससे स्टूडेंट को पता भी लग जाता है कि हमें मार्क्स मिले हैं तो क्यों मिले हैं, और नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं। तो ये सारी चीजें, सभी फीडबैक इसके अंदर होती है। इस तरीके से रूब्रिक्स क्रिएट किए जाते हैं। ये एक रीडिंग रूब्रिक का एग्जाम्पल है कि रीडिंग के लिए रूब्रिक क्रिएट किया गया है, और इसके टोटल 9 स्कोर के आधार पर स्कोरिंग होती है। अब रूब्रिक की अगर हम बात करें तो इसके टाइप हैं, जैसे एनालिटिकल रूब्रिक, जैसे असेस each criterion separately and provide detailed feedback through its more time though it is more time consuming। एनालिटिकल रूब्रिक में क्या होता है, हर एक क्राइटेरिया के बारे में सेपरेटली असेसमेंट की जाती है, और डिटेल्ड फीडबैक फीडबैक दिया जाता है। तो डिटेल फीडबैक होगा और हर एक क्राइटेरिया को हम अगर चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। देन होलिस्टिक रूब्रिक, होलिस्टिक यानी ओवरऑल एक सिंगल स्कोर के आधार पर असेस ऑल क्राइटेरिया विथ अ सिंगल स्कोर। इट इज फास्टर टू यूज बट प्रोवाइड लेस डिटेल्ड फीडबैक। फास्टर यूज के लिए तो सही है, लेकिन क्या है, डिटेल फीडबैक जो होता है वो कम मिलता है, क्योंकि इसमें सिंगल स्कोर के आधार पर
रूब्रिक जनरेट किया गया। देन है जनरल रूब्रिक। जनरल रूब्रिक क्या है? यूजेस ब्रॉड क्राइटेरिया दैट कैन बी अप्लाइड टू मेनी सिमिलर टास्क। जैसे क्या है, स्पेसिफिक डिजाइन नहीं किया गया है, बहुत से जो टास्क हैं सिमिलर टास्क पे अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रीडिंग रूब्रिक है, हो सकता है किसी अदर लैंग्वेज में यूज किया गया हो, तो जनरल रूब्रिक इस तरीके से डिजाइन करते कि एक सिंगल रूब्रिक जो है वो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जाए। देन है टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक। टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक में क्या होता है कि टास्क के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड होता। जैसे क्या है, यूनिक क्राइटेरिया मेकिंग स्कोरिंग इजियर बट इट इज लेस फ्लेक्सिबल। इसमें क्या है, टास्क स्पेसिफिक जब भी होगा तो हर एक टास्क से संबंधित एक यूनिक क्राइटेरिया होगा और जो स्कोरिंग है वो इजियर होगा, लेकिन लेस फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क पे अप्लाई होगा, हर किसी पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो था, ये डिफरेंट काइंड ऑफ इवेल्युएशन टूल्स थे। अब अगर हम आज के वीडियो की बात करें, तो हमने इवेल्युएशन सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल देखा कि इवेल्युएशन सिस्टम क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट देखे, टूल्स यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में देखा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ जो टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज है वो हमने 7 वीडियोस में कवर कर ली है। अगर किसी ने कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट जो सीरीज है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्योरेटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड था। कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट नहीं पता होने की वजह से प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते या फिर कंफ्यूजन होती है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए पहले आप कंसेप्ट को पढ़ लें। कंसेप्ट पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7 वीडियोस है। और कंसेप्ट पढ़ने के बाद एक बार जब आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए तो उसके बाद आप चाहे जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको कंसेप्ट से रिलेटेड कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो इसलिए क्या करें, जितने भी कंसेप्ट है उसका एक बार वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये आपका ईएमआरएस में तो हेल्प करेगा ही करेगा। इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम जहां पर भी होते हैं और ये सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, या फिर सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड ही अगर लिखा हुआ है तो उसमें ये जितनी भी टॉपिक्स हैं, ये सभी चीजें इंटीग्रेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंसेप्ट बिल्डअप करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर अगली सीरीज के साथ, जिसमें हम डोमेन नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। और डोमेन नॉलेज में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, केस स्टडी पेडागोजी और एनईपी, जो ये 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक सिंगल सीरीज में। और अभी हमने 30 मार्क्स के हिसाब से ईएमआरएस के लिए कंप्लीट किया है। ऐसे ही 30 मार्क्स का जो डोमेन नॉलेज है, इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, केस स्टडी से रिलेटेड पेडागोजी और एनईपी 2020 को कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।